1927 में जब वो वापस आए तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में एक सेक्रेटरी की पोस्ट मिली और वो पंडित नेहरू के साथ काफी क्लोजर काम करने लगे। लेकिन गांधी जी के साथ बोस के जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थे वो कम होने की जगह ओवर द टाइम बढ़ते जा रहे थे। 1928 में कोलकाता के कांग्रेस सेशन में बोस ने इन डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश को डोमिनेंट स्टेटस दिलाने का जो कांग्रेस का वादा है वो कमजोर नजर आता है और पूर्ण स्वराज का जो अपना सपना है वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। इसी सेशन में बोस कांग्रेस के एक वॉलेट्स ग्रुप के साथ एक मिलिट्री डील भी करते हैं, जहां पर जो वॉलेट्स थे वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में थे और बोस उनके कमांडर की तरह उन्हें लीड कर रहे थे। गांधी जी को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसी टाइम के अराउंड बोस यूथ कांग्रेस को एक स्पीच देते हुए बोलते हैं कि गांधी जी की थिंकिंग है कि मॉडर्न सिस्टम खराब है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खराब है, लेकिन अगर इन चीजों पर देश चला तो हम गर्त में चले जाएंगे। बोस और गांधी के बीच का ये जो डिवाइड था इसके बाद और ज्यादा बढ़ता गया और आप आगे देखोगे कि ये कितना अगली हो जाता है। 1930 में बोस कोलकाता के मेयर बन जाते हैं और अपनी बढ़ती प्रोमिनेंस के साथ वो गांधी जी के अगेंस्ट अपने थॉट्स को और क्लियर रखने लगते हैं। जब 1933 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अचानक से रोक दिया तब विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला। इसमें उन्होंने कहा कि गांधी अपनी लीडरशिप में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बोस ने एक जर्नलिस्ट को पर्सनली ये भी कह दिया था कि गांधी अब एक ओल्ड यूजलेस फर्नीचर की तरह है जो पहले तो काम आते दे लेकिन अब हमारे लिए एक ऑब्स्टकल बनते जा रहे हैं। और ये सब होने के बाद देश के अंदर पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड होकर पोस्ट डिसीजन लेते हैं कि अंग्रेजों को उनकी ही धरती पर हराया जाए और उसके बाद उनकी लाइफ का एक मेजर फेज शुरू होता है, यूरोपियन ट्रेवल्स। वो यूरोप में पढ़ रहे भारत के स्टूडेंट्स और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के लीडर से मीटिंग करते हैं, जिसमें एक थे इटली के डिक्टेटर बेनी। तो मसूली इन्हीं यूरोपियन ट्रिप्स में बोस अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल्स पार्ट 1 के लिए भी एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो इंग्लिश में इसको टाइप कर सके। और ऐसे में साल 1934 में वो मिलते हैं एमिली शेंकल से, जिनसे बाद में उन्हें प्यार हो जाता है। और 1935 में बोस की ये बुक लंदन से पब्लिश होती है। 1937 में वो एमिली से सीक्रेट शादी भी कर लेते हैं और ऑलमोस्ट 4 साल यूरोप में बिताने के बाद वो वहां अपने लिए एक अच्छा खासा नेटवर्क डेवलप करने के बाद 1938 में वापस भारत आ जाते हैं। यूरोप से वापस आने के बाद साल 1938 में बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक बन जाते हैं। बोस यहाँ एक बार फिर से स्वराज्य और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फोर्स यूज करने की बात करते हैं। गांधी जी अब तक समझ चुके थे कि बोस अब ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और अगर इनकी पावर ऐसे बढ़ती रही तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिख के कहते हैं कि बोस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें किसी डिपेंडेबल इंसान को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। बोस की प्रेसिडेंसी खत्म होने से पहले गांधी जी उनको रिप्लेस करने की बात करने लगे थे, लेकिन इसी बीच अगले साल कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बार फिर से आते हैं। बोस एक बार फिर से जीत जाते हैं, जबकि गांधी जी के सपोर्ट वाले कैंडिडेट भी पट्टा भाई सीताराम मैया हार जाते हैं। ये इलेक्शन 29 जनवरी 1939 को हुए थे। लेकिन इसके पहले ही गांधी जी ने नेहरू पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि बोस से कहा जाए कि वो इस इलेक्शन से अपना नॉमिनेशन ही वापस ले ले। और पट्टा भाई सीतारमैया को अनपोज्ड के बाद जीत लिया। इस पर गांधी जी ने साफ साफ कह रहे हैं, आप ये सीताराम मैया की हार नहीं बल्कि मेरी पर्सनल हार है। और इसके बाद गांधी जी ने अपने सारे सपोर्टर से कहा कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से रिजाइन कर दें। इसके बाद बहुत सी मीटिंग्स के बाद बोस और गांधी जी सेम पेज पर नहीं आ सके और मजबूर होकर 2 महीने के अंदर अंदर बोस को प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करना पड़े। इतनी गंदी पॉलिटिक्स फेल कर बोस को हटाया गया था कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद नेहरू गांधी और बोस के बीच के जो रिश्ते थे वो हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। ये साल था 1939 और महीना था मार्च का। लेकिन बोस इस इंसिडेंट से डिमोटिवेट नहीं हुए, उल्टा आजादी के लिए लड़ाई में इनका इवॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ता गया। इसके सिर्फ 6 महीने बाद 1 सितंबर को शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2। वॉर शुरू होते ही भारत का जो वॉइस राय था लॉर्ड लिनेट को, ये भारत की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बिना पूछे डिक्लेयर कर देता है कि भारत भी ब्रिटेन के साथ इस वॉर का पार्ट बनेगा। नेहरू तब चाइना की ट्रिप से लौट रहे थे जब वो रंगून में लैंड करते हैं। तो जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। अब नेहरू को आइडियली डिक्लेयर करना चाहिए था कि अंग्रेजों ने हमसे बिना पूछे डिक्लेयर कर दिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमने इनका साथ दिया, इस हॉप में दिया था कि हमें सेल्फ गवर्नेंस का रास्ता साफ होगा, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला, जलियांवाला बाग का मैसेकर। अब फिर से हम इनको सपोर्ट क्यों करेंगे। लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं करा।
उल्टा वो कहते हैं कि हम इंपीरियल जमप के खिलाफ है और इटली, जापान और जर्मनी के इंपीरियल लोगों को हराने के लिए हम ब्रिटेन का साथ देंगे। बोस ने भारत में सब कुछ सुना और कोलकाता में नेहरू के लैंड करने का वेट करने लगे। नेहरू के लैंड करते ही उन्होंने उनके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट खोल दिया। बोस का मानना था कि अंग्रेज कमजोर हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। भगा दो अंग्रेजों को। अभी यहां से गांधी ने देखा कि कांग्रेस में डिवाइड हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड तब क्लियर करेगी जब अंग्रेज ये क्लियर करे कि वॉर के बाद हमें क्या मिलेगा। कांग्रेस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वराज्य। लिनेट गो पर साफ साफ मना कर देता है, तो कांग्रेस भी वर्ल्ड वॉर में भारत के इवॉल्वमेंट से हाथ पीछे खींच लेती है। लिनेट गो पहुंचा जिन्ना के पास और मुस्लिम लीग से सपोर्ट मांगने लगा। जिन्ना ने बोला कि सपोर्ट तो दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आप मेरे पीठ पीछे कांग्रेस से कोई अलग डील नहीं क्रैक करोगे। लिनेट गो यहाँ पर मान गया। 3 महीने बीते, 1940 आ गया। ब्रिटेन बैकफुट पर था, फ्रांस हार चुका था। डंक से ब्रिटिश की फोर्सेस जान बचाकर भागी थी ब्रिटेन के अंदर। डेली बॉम्बे का ब्रिटेन के ऊपर इन्वेजन कभी भी हो सकता था। ये सब देखते हुए 1940 में ब्रिटेन की सरकार बदल जाती है और विंस्टन चर्चिल वहां के पीएम बन जाते हैं। चर्चिल एक काफी फेमस इंपीरियल था। वहीं कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट करने के बदले एक बार फिर से कहती है कि हमें इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस कर दो। इसको वॉइस रायल लिनेट को तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उधर से चर्चिल ने इसके लिए एग्रीमेंट नहीं दिया था। इस बात से कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी नाराज हो जाती है। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की धमकी दी, तो अंग्रेजों ने ज्यादातर लीडर्स को जेल में डाल दिया। कैलेंडर पे तारीख 1941 हो चुकी थी। चर्चिल ने भारत को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया।